नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपको बता दें कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुंबई के कई इलाकों में बिजली नहीं है। यानी इस वक्त देश की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी, जहां रोज अरबों का कारोबार होता है, वहां लोग बड़ी परेशानी में हैं। आज मुंबई के दिन की शुरुआत ही बहुत खराब हुई। मुंबई में दिन में ही मानिए अंधेरा छा गया और हालात अब भी 100% ठीक नहीं हुए हैं। आखिर मुंबई में बत्ती गुल होने की मर्ज की दवा क्या है? ठाकरे सरकार को प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? इस रिपोर्ट में हमने दुनिया के विकसित शहरों में बिजली सप्लाई सिस्टम को बारीकी से समझा और आपके लिए समझाने की कोशिश की है। और मुंबई के ग्रिड फेलियर के पीछे की वजह क्या है, यह ग्रिड फेलियर होता क्या है, आपको बताने की कोशिश की है। 10 बजे के करीब में बिजली करीब पूरे मुंबई से गुल हो गए। इस वक्त हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में डिंडोशी के आसपास खड़े हैं और आपको दिखा दें तस्वीरें। सुबह 10:15 बजे मुंबई का ये हाल था। ट्रैफिक सिग्नल भी पावर सप्लाई की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। हम इस समय परेल पे मौजूद हैं। सुबह 11 बजे ये हाल था। एटीएम सर्विसेज भी जो आम आदमी के लिए बेहद जरूरी है वो भी बंद है। लाइट नहीं है। मुंबई के कई इलाकों में बिजली आ गई है, लेकिन अब भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है। 12 बजे तक लोग परेशान हो चुके थे। यहाँ गोरेगांव स्टेशन के बाहर लिख दिया गया है कि पावर सप्लाई में तकनीकी खराबी होने के कारण सभी गाड़ियाँ जहाँ की वहाँ खड़ी है। हम लोग को बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है। हम लोग को लेट होगा तो हम लोग इसके लिए प्लेटफॉर्म पे रुके ले, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो मुंबई में हुआ, अगर वो पेरिस में होता, न्यूयॉर्क में होता या फिर टोक्यो में होता तो उसे ठीक होने में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगते। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई बहाल होने में 4 घंटे का वक्त लग जाता है, वो भी ऐसे शहर में जो भारत की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई जैसी दिक्कत विदेशों में क्यों नहीं आती, और अगर आती है तो सिस्टम को बहुत जल्द ठीक कर लिया जाता है। जापान जैसे देशों में क्या व्यवस्था है, अमेरिका का इंतजाम क्या है, यूरोप के देश इससे कैसे डील करते हैं। यानी ये पूरा मामला रेस्पॉन्स टाइम का है। हर गुजरता मिनट न सिर्फ करोड़ों की आबादी पर असर डालता है, बल्कि पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाती है। पहले समझिए कि मुंबई में हुआ क्या। मुंबई में बिजली सप्लाई वाला लोकल ग्रिड फेल हो गया। पावर ग्रिड तब फेल होता है जब बिजली की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आ जाता है। अगर बिजली की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम तो लोड बढ़ने से ग्रिड फेल हो जाता है। मुंबई में स्थानीय ग्रिड के ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन में परेशानी आई। जितनी बिजली चाहिए थी उससे कम सप्लाई आई और इसकी वजह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया। मुंबई में लोकल पावर ग्रिड फेल होने की बड़ी वजह पुणे और कलवा लाइन में आई खराबी थी। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, एमआईडीसी के अलावा रायगढ़, पालघर और दहानू में भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। बताया जा रहा है कि कलवा के सर्किट में एक बड़ी खराबी आई, जिसकी वजह से सर्किट 2 पर ज्यादा लोड पड़ा। इससे दोनों सर्किट के बीच ट्रिपिंग और लोकल ग्रिड फेल हो गया। बत्ती गुल हो जाने की वजह से सामान्य जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही बैंक कस्टमर हैं जो बैंक आए थे अपना पैसा निकालने के लिए, लेकिन असफल रहे हैं। सर, क्या दिक्कत हुई अंदर? सर जी, मेरा एटीएम ब्लॉक हो गया है और उसके बाद अभी मैं आया, हमारे उधर लाइट आ चुकी है, पवई के बाजू लाइट है, इधर हिरनदानी पास एरिया फिर भी लाइट नहीं है। अभी मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ। वो लोग बोलते हैं मेरा सर्वर डाउन है, लाइट आएगी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। मेरे घर में शादी है, अभी मैं क्या करूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। अब मुंबई की तुलना फ्रांस की राजधानी पेरिस से करते हैं, जहां इस साल जून की एक सुबह अचानक पूरे शहर में बिजली गायब हो गई। 22 करोड़ की आबादी वाले पेरिस में 24 जून को बिजली ट्रांसमिशन में गड़बड़ी आई। फ्रांस में बिजली नहीं जाती और राजधानी पेरिस में लोग हैरान थे कि हुआ क्या, लेकिन सिर्फ 20 मिनट में बिजली बहाल कर दी गई। लेकिन यहां अकेला मुंबई शहर नहीं है। इस पावर ग्रिड के फेल होने का असर 4 शहरों पर पड़ा है। मुंबई के अलावा नवी मुंबई, रायगढ़ और ठाणे, इन चारों शहरों की आबादी मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा लोग।
मुंबई में अचानक बिजली जाने से अफरा तफरी फैलने में वक्त लगा। सबसे पहला असर मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से कई जगह जैम लग गया। ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी भी बंद पड़ गए, यानी पूरा सिस्टम 1 सेकंड में जमीन पर आ गया। मुझे चर्चगेट जाना था, अभी वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, जब चालू हो तो फिर रुकूँ, नहीं तो फिर बस का इंतजार कर, बस के साथ चले जाऊँ मैं। बिल्कुल, देखिए तो ये आम लोग हैं जिन्हें अपने काम पर जाना था, लेकिन चूंकि ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप हो गई तो ऐसे में अब इन्हें जो है 2 ही रास्ते बनते, एक तो ये अपने घर लौट जाए या फिर दूसरा बस के रास्ते अपने मंजिल तक पहुंचे। तो बिजली संकट को लेकर सबसे पहले ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि अगले 1 से 2 घंटे में सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन ये वक्त बढ़ता चला गया और पूर्ण रूप से बिजली बहाल होने के लिए मुंबईकरों को 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इन 4 घंटों ने बड़ा नुकसान कर दिया। लोकल ट्रेन सर्विस पर इसका बड़ा असर पड़ा। लोग स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन भी खड़ी थी, लेकिन बिजली न होने की वजह से किसी काम की नहीं थी। इस वजह से मुंबई के लाखों लोग वक्त पर अपने काम पर नहीं पहुंच सके। मुंबई में बिजली ठप होने का बहुत बड़ा असर पड़ा है। यहाँ न सिर्फ लोकल ट्रेन रुक गई, बल्कि हाईकोर्ट का काम भी बंद पड़ गया। मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी, यानी पावर ग्रिड नाकाम होने की वजह से 4 घंटे तक मुंबई पूरी तरीके से रुक गई थी। पावर ग्रिड का फेल होना कई सालों में एकाध बार होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में होता है, लेकिन इसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं ये हम जापान से सीख सकते हैं। जापान में पावर ग्रिड 2 फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और एक फेल होने पर दूसरी चालू हो जाती है। पूर्वी जापान और पश्चिमी जापान दोनों के लिए अलग ग्रिड है। जापान के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि रोज छोटे बड़े भूकंप को झेलने और अक्सर तूफान का सामना करने वाले इस देश पर हमेशा पावर ग्रिड फेल होने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहरों को सोर्स ऑफ सप्लाई 2 जगह से होनी चाहिए। अगर ग्रिड फेल हो तो दूसरी जगह से आ जाए। मुंबई दुनिया के टॉप 10 शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ 4 घंटे बिजली जाने का मतलब है हजारों करोड़ का बिजनेस ठप हो गया। देश का 25% औद्योगिक उत्पादन रुक गया। बैंकों में अरबों रुपए का लेन देन नहीं हो पाया। जब तक बिजली नहीं आई, मुंबई के अस्पतालों में मरीज परेशान रहे। इमरजेंसी सर्विस पावर बैकअप पर चालू रही। ऐसे में सवाल है कि मुंबई जैसे बड़े शहर का बिजली सप्लाई सिस्टम फेल होने के बाद रेस्पॉन्स टाइम कितना कम है। सिर्फ मुंबई में करीब 3200 मेगावाट बिजली की खपत होती है। मुंबई जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, वहां सबसे ज्यादा बिजली सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे और शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच इस्तेमाल होती है। मुंबई में अमूमन बिजली कभी नहीं जाती, यही वजह है कि कोई बैकअप प्लान नहीं होता, लेकिन आज ग्रिड फेल होने की वजह से ऐसा पहली बार हुआ है। यही वजह है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल में इन दिनों जरूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग सफर कर रहे हैं और उन्हें भी इस बिजली फेल होने की वजह से या तो रेलवे स्टेशन पे या फिर बीच ट्रैक पर घंटों इंतजार करना पड़ा। मुंबई में ऐसा कई सालों बाद हुआ कि पूरे शहर और आसपास के छोटे शहरों की बिजली एक साथ गुल हुई है। 2 सितंबर 2014 को मुंबई में ऐसा ही संकट आया था। मुंबई में कई घंटे बिजली गायब रही। तब मुंबई को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर की 500 मेगावाट इकाई में खराबी आ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली सप्लाई ठप होने को लेकर जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक बिजली सप्लाई के बुनियादी ढांचे को न बदला जाए। इससे पहले जुलाई 2012 में ग्रिड फेल होने से पूरे उत्तर भारत में बिजली संकट खड़ा हो गया था। इससे कई राज्यों के करीब 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। मुंबई में इस पावर कट के दौरान एयरपोर्ट पर काम चल रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी काम हो रहा था। करीब 12:30 बजे रेलवे की सेंट्रल मेन लाइन सर्विस को भी शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे पूरी मुंबई पटरी पर आ गई, लेकिन इस गड़बड़ी को रोका जा सकता था। मुंबई जिसे कभी शंघाई तो कभी टोक्यो बनाने की बात होती है, वहां पर इस तरह सिस्टम का फेलियर होना चौंकाने वाली बात है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि इस पावर फेलियर को ठीक करने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। जरूरत इस बात की है कि इस रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जाए
उन देशों और शहरों में बने सिस्टम से सीखा जाए जहां पर बिजली गुल होना अब इतिहास की बात हो चुकी है। मुंबई शहर से एक और बड़ी स्टोरी है आरे जंगल की। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी हर कोई कह रहा है कि आरे बच गया, आरे बच गया, सब इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। आज हमारी 2 टीमें आरे जंगल के अंदर गई। जंगल बच जरूर गया है, लेकिन इसके अंदर हो क्या रहा है ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आरे जंगल के अंदर से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। आरे के अंदर क्या हो रहा है, ठाकरे सरकार आकर देख ले। कहने को तो आरे बच गया, लेकिन अंदर की तस्वीर बता रही है आरे तो हर रोज मर रहा है। न सरकार और न बीएमसी कोई भी आरे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आरे की जगह मेट्रो शेड बनना था, नहीं बना। लेकिन जंगल के अंदर क्या हो रहा है 3 कैमरों से देखिए। जैसे ही हमने आरे में एंट्री ली, सबसे पहले हमारी नजर कूड़े के ढेर पर गई। हमको लगा कि ये कूड़ा आज या कल का ही होगा और हटा लिया जाएगा, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़े कूड़ा ही कूड़ा नजर आने लगा। जिस आरे को जंगल बनाया जा रहा है वो तो पहले ही कूड़े का ढेर बन चुका है। इस वक्त हमें मुंबई के आरे कॉलोनी के जंगलों में इस जगह को मुंबई का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है। लेकिन आज यहाँ पर क्या स्थिति है ये मैं आपको दृश्यों के जरिए बताता हूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कुछ होटल्स थे जो लॉकडाउन के बाद से ही बंद थे। इसके साथ ही में यहाँ पर कूड़ा जो है हर तरफ फैला हुआ। जो लोग यहाँ पर जंगलों में घूमने आते थे या इन होटलों में आते थे वो अपने साथ जो सामान लेकर आते थे या खाने का सामान हो या अन्य तरह का कूड़ा यहाँ पर देखिए यहीं पर छोड़कर चले गए थे। ये बीएमसी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस कूड़े को हटाए, लेकिन उन्होंने अब तक जो है कई महीनों से ये कूड़ा इसी तरह से यहाँ पर गिरा हुआ है। साथ ही में यहाँ पर कांच के टुकड़े भी जो है वो आप टूटे हुए कांच के टुकड़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही में किस तरह से बीएमसी का जो डब्बा है वो भी यहाँ पर, डस्टबिन यहाँ पर है, लेकिन इसके अंदर जो है कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। कई महीने हो गए बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर आए नहीं और यहाँ पर देखिए किस तरह से गंदगी का आलम है। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको इसी तरह से गंदगी ही नज़र आएगी। और इतने एकड़ में जो जंगल फैला हुआ है, कई जगहों पर यहाँ पर ऐसा कूड़ा पसरा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो शिकायत करते हैं बीएमसी से कि आप आइए इस कूड़े को हटाइए, क्योंकि इस तरह से कचरा जो है किसी भी वन्य प्रजातियों के लिए अच्छा नहीं। वो इस तरह की जगहों पर रहना नहीं चाहते। जंगल हमेशा साफ सुथरा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। लॉकडाउन से पहले जिसने जहां पर जो कूड़ा फेंका वो बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है जैसे इस कूड़े को बीएमसी ने देश की धरोहर समझ लिया। ना उठाए और ना उठाने देंगे। हमारी टीम ने आरे में रहने वाले लोगों से इतने ज्यादा कूड़े के बारे में पूछा तो पता चला बीएमसी यहां आना ही भूल गई। बीएमसी पहली बार आती ही नहीं है, समस्या तो होगा ही ना, बस और क्या। कितने टाइम से गंदगी यहाँ पर फैली हुई है? लॉकडाउन के पहले का ही है सब। लॉकडाउन के बाद तो बीएमसी आए नहीं, कुछ नहीं। अभी जितना हम लोग से होता है उतना क्लीन करते हैं, बाकी तो ऐसे पड़ा रहता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जितना होगा उतना ही कर सकते हैं ना। प्लास्टिक है उसके डिपेंड करता है ना कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, तो बेटर है कि मतलब क्लीन अप हो जाए। बीएमसी तो अच्छा है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक कभी ये नहीं ख़त्म नहीं होता है। आरे कॉलोनी 3166 एकड़ में फैली है, जिसमें 800 एकड़ क्षेत्र को जंगल घोषित कर दिया गया है। आरे में करीब 48 रेप्टाइल्स की प्रजातियां रहती हैं, 12 उभयचर की प्रजातियां हैं और 78 तरह के पक्षियों का घर है। 6 तरह के जहरीले सांप यहाँ रहते हैं। तेंदुआ, हिरण समेत कई जंगली जानवरों का भी ये घर है। मगर अब जंगल में जानवर कम और शोर शराबा ज्यादा नजर आता है। उस जगह पर कूड़ा देखा, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए हम आए हैं। यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर कूड़ा यहाँ पर बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में आप सामने देखिए एक ऑटो आपको दिखाई दे रही, कई सालों से है ना ये ऑटो यहाँ पर पड़ी हुई है। कोई देखने वाला नहीं, कोई इन चीज़ों को हटाने वाला नहीं। जब सोचिए जो वन्य प्राणी यहाँ पर रहते होंगे वो इस तरह की गंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकते। साथ ही में सामने देखिए गाड़ियों की कितने बड़े पैमाने पर आवाजाही हो रही है। जंगल का इलाका है। शुरुआत में ये जो सड़क थी वो आमतौर पे जो है
यहाँ पर जो आदिवासी थे वो लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में इस आर्य कॉलोनी के इलाके में बड़े पैमाने पर जो है गाड़ियों की आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से जो पोल्यूशन जो है इस इलाके में वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो तमाम तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है। प्रशासन को ज़रूरत है कि उन्होंने ज़रूर मेट्रो का कारशेड जो है यहाँ से हटाकर कांजूर मार्ग लिखी गई है, एक अच्छा फैसला है, लेकिन इस फैसले के साथ अपनी पीठ थपथपाने के साथ ही जो और भी बुनियादी सेवाएं, ज़रूरतें, काम जो इस आर्य कॉलोनी में करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। इस तरह से गंदगी हर तरफ फैली हुई है, लोग परेशान हैं। बीएमसी की जिम्मेदारी है, बीएमसी का काम है कि वो यहाँ पर आए और इस गंदगी को दूर करे। मुंबई को शुद्ध हवा देने वाले आर्य की सांसें खुद कूड़े के ढेर से टप रही हैं। लेकिन आर्य की सिर्फ यही चिंता नहीं है, बल्कि आर्य में अवैध कब्जा भी किया जा रहा है। आर्य में आदिवासियों के 32 गांव हैं, जिसकी आबादी हजारों में है, लेकिन अब लाखों लोग आर्य में रहने थे। आर्य में दो तरह से अतिक्रमण हो रहा है। पहले आदिवासी गांव के आसपास अवैध झुग्गी झोपड़ियां बनाई जाती हैं, फिर ये लोग आदिवासी वाले हक की मांग करते हैं। बात जो आर्य में पेड़ कटाई की बात थी वो मीडिया के जरिए काफी चर्चा में आई थी। यही वजह है कि सरकार का इसकी तरफ ध्यान गया, लेकिन ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं आर्य में जिसकी वजह से आर्य धीरे धीरे मर रहा है। एक दिक्कत है इंक्रोचमेंट को लेकर। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, हालांकि धुंध है इसलिए बहुत साफ तस्वीरें आपको इस वक्त नहीं दिख पाएंगी, लेकिन इंक्रोचमेंट है। यहाँ पे 27 आदिवासी पाड़े हैं, यानी कि 27 गाँव हैं छोटे छोटे जिसमें आदिवासी रहते हैं, लेकिन उन पाड़ों की आड़ में, उन गांवों की आड़ में इंक्रोचमेंट हो रहा है। धीरे धीरे स्लम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर रहा है। बीच बीच में साल 2 साल में अथॉरिटीज़ के द्वारा इन इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए मुहिम भी चलाया जाता है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। इन आदिवासी पाड़ों से सटे लोगों ने स्लम्स का निर्माण कर दिया है, झुग्गी झोपड़ी का निर्माण कर दिया है, और अब 1000 लोग पहले यहाँ पे रहते थे, 30,000 एस्टिमेट इन पाड़ों में एक जनसंख्या के हिसाब से रहते थे, लेकिन अब लाखों लोग इस आर्य कॉलोनी के अंदर रहते हैं। आर्य में दूसरी तरह का अतिक्रमण सरकार से परमिशन लेने के बाद किया गया। होटल बनाए गए, हॉस्टल बनाए गए, आर्य को शहर बनाने की साजिश की जा रही है। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आर्य के अंदर का। अगर हम कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तरफ दिखाएं तो बड़े बड़े हॉस्टल्स यहाँ पे हैं, होटल अंदर बनाए गए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। इन सब को परमिशन, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ ये जो बने हैं ये कोई गैर कानूनी नहीं है, इनको सरकार की तरफ से परमिशन दिया गया। लेकिन हम जो मुद्दा उठा रहे हैं कि इनके वजह से इस जंगल का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मेट्रो जो एक तरीके से शहर को रफ्तार देगी, मुंबई जैसे शहर को रफ्तार देगी, जो ट्रैफिक जैम में जो लोग फंसते हैं उससे बचने का बहुत बड़ा उपाय है मेट्रो। लेकिन अंदर में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आर्य जो है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, सेमेट्रीज हैं, ये सब का निर्माण भी हुआ है अंदर, और ये धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसकी वजह से आपको मैं बता दूं कि ट्रैफिक की समस्या, आर्य के अंदर की सड़कों में ट्रैफिक की समस्या रहती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। आप समझ सकते हैं इससे एयर पोल्यूशन कितना होगा, नॉइज पोल्यूशन कितना होता होगा। अगर ये जंगल है, फॉरेस्ट, हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, सरकार भी कह रही है, तो इन सब की तरफ कौन ध्यान देगा? इसके तरफ भी ध्यान देना, अगर हमें इसे बतौर जंगल रखना है तो इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर किसी का ध्यान इस वक्त नहीं जा रहा है। कूड़ा और अतिक्रमण आर्य के अंदर कैंसर जैसे बन गए, जो पल पल आर्य को मार रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार है। हमने जब आर्य की हालत देखी तो सरकार से सीधे सवाल किया। पहले तो उन्होंने अतिक्रमण की बात से इनकार कर दिया, फिर कूड़े पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। कहाँ झोपड़ियाँ हैं हमें पता नहीं। झोपड़ियाँ अगर होंगी तो कोई नई झोपड़ी बनी नहीं। बीजेपी की सरकार थी 5 साल पहले, उस कार्यकाल में झोपड़ी बनी या प्लास्टिक वहाँ जमा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की आँख मूंदे बैठी थी। अगर कोई गंदगी है तो साफ की जाएगी और कारशेड कांजूर में बनेगा, ये तय है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। 1 साल में 365 दिन होते हैं और 8,760 घंटे।
अगर ठाकरे सरकार ने सिर्फ 24 घंटे भी आरे की सफाई पर दिए होते तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। आरे को बचाना और उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। एक पेड़ एक साल में औसतन 117 लीटर ऑक्सीजन पैदा करता है। एक इंसान एक दिन में 11,000 लीटर ऑक्सीजन लेता है और 1 एकड़ का जंगल 18 लोगों को 1 साल तक ऑक्सीजन देता है। ये आरे है मुंबई का फेफड़ा, जिसमें 5 लाख से ज्यादा पेड़ हैं जो 2 करोड़ मुंबईकर को शुद्ध हवा ऑक्सीजन देते हैं। शहर के पास जंगल होना और उसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। आज दुनिया के बड़े शहरों के पास अर्बन जंगल बनाए जा रहे हैं। जो जंगल पहले से मौजूद हैं, उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ये अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के पास फॉरेस्ट लैंड है, जिसको हर साल और हरा बनाया जा रहा है। यह है मेक्सिको शहर। ऐसा लगता है पूरा का पूरा शहर जंगल में बसा हो। दरअसल शहर जंगल में नहीं गया, जंगल को शहर में बसाया गया है। ऐसे ही ये ऑकलैंड के पास रेन फॉरेस्ट। दुनिया जंगल और उसकी अहमियत समझ चुकी है। जंगलों पर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। आरे को सिर्फ जंगल घोषित कर देने से कुछ नहीं बदलेगा। आरे को संवारने के लिए सही नीति और नियत की जरूरत है, तभी बच पाएगा आरे। जिसमें आदिवासी। और अब एक खबर राजस्थान से है। दरअसल राजस्थान से पिछले 2 रोज से 2 ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो हर किसी को सन्न करके रख देती हैं। चूरू में एक डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई और उस महिला के अंतिम संस्कार के लिए 72 घंटे इंतजार करना पड़ा। जी हां, 72 घंटे तक इस महिला के शव को एक डीप फ्रीजर में रखना पड़ा। आज ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस पर एक ट्रेंड चला रहे थे। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, करें, मगर कांग्रेस के राज वाले राजस्थान से आई इस खबर पर राहुल और प्रियंका गांधी ने एक शब्द क्यों नहीं कहा। राहुल और प्रियंका चुप रहे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुरू से आंखें चुराते हुए दिखाई दिए। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य चुरू गए और ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। डीप फ्रीजर में 72 घंटे तक एक लाश पड़ी रही। डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हुई। चुरू के रामपुरा में हंगामा मचा रहा। चुरू की महिलाएं गुस्से में आकर ईंट पत्थर चलाने लगी। पथराव है और लगे काफी ज्यादा स्थिति पुलिस ऊपर पथराव हो रही है और महिलाएं थे देखो 2.5 दिनों तक चुरू में धरना चलता रहा। राजस्थान पुलिस के जवानों ने लाठियां भांजी। मगर राजस्थान की गहलोत सरकार सुस्त पड़ी रही। चुरू के रामपुरा में शाम होने से ठीक पहले रचना की चिता जली। परिवार ने भारी मन से अंतिम संस्कार किया। घर में गिने चुने लोग हैं। ये बड़े गरीब परिवार है, खेतीबाड़ी से काम चलाते हैं। आसपास के गांवों को जितना समझ में आता है उन्होंने वो तमाम चीजें पूछी और यही वजह थी कि 3 दिन 80 घंटे तक के शव को उठाया नहीं गया। और शायद अगर इतनी ज्यादा मांगे ना की जाती, प्रोटेस्ट ना किया जाता, लाठियां खानी जैसी नौबत ना आती तो शायद ये मुआवजा भी ना मिलता, ये जांच भी ना होती, ये शायद और तमाम मामलों की तरह ये मामला भी दब जाता और शायद ये तमाम इस तरह के डॉक्टरों की गलती सामने आती भी नहीं। यही वजह है कि अभी तमाम सवाल ये लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से समझा बुझाकर इस पूरे मामले में लीपापोती करके मामले को खत्म कर दिया गया। मुआवजे के नाम पर जो दिया भी गया वो भी घर वाले कह रहे हैं कि अभी मुआवजा मिला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 लाख तो भामाशाहों ने, आसपास के लोगों ने जुटाकर पैसा दिया और जो मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से मिलता है उसके लिए कहा गया। बाकी पैसों का कुछ अता पता नहीं है कब मिलेगा। और जो हम चाहते हैं कि भाई उस डॉक्टर की तो गिरफ्तारी हो, उस डॉक्टर का भी अता पता नहीं है क्योंकि जिला कलेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब आप स्थिति आप ऐसी देखिए, जो
पति है वो बेसुध होकर यहाँ पर लेटा हुआ, उसकी पूरी गंभीर स्थिति हो रखी है। और अभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने पिता के पास, और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। किसी तरीके से अब कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या हो। रचना के अंतिम संस्कार से पहले पूरे इलाके में जबरदस्त हंगामा मचा रहा। 8.5 महीने की प्रेग्नेंट महिला की मौत के बाद 3 दिनों तक उसका शव चुरू के रामपुरा अस्पताल की मॉर्चरी में पड़ा रहा। 3 दिनों तक शव अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा रहा, जिसका साथ देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार की बात सुनने के लिए सरकार की ओर से कोई नहीं आया। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से धरना खत्म कराने की कोशिश की तो बवाल बढ़ गया। एक तरफ पुलिस लाठी लेकर खड़ी थी, दूसरी तरफ महिलाएं पत्थर लेकर अड़ी थी। पुलिस वालों ने यह भी नहीं देखा कि डंडा किसके ऊपर गिर रहा है। पुलिस की लाठी महिलाओं को भी लगी। धरने पर बैठी भीड़ में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पुलिस ने डंडे चलाए, महिलाओं को धक्का दिया। पुलिस वालों की जोर जबरदस्ती में एक महिला नीचे गिर गई। इसी के बाद भीड़ ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पथराव है और लगे काफी ज्यादा स्थिति, पुलिस के ऊपर पथराव हो रही है और महिलाएं थे, देखो ईंट पत्थर चले तो पुलिस की गाड़ी भी टूट गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया। इस पथराव में राजगढ़ सीआई सहित 2 पुलिस वालों को चोट लगी और गांव की एक महिला घायल हो गई। और अब आप स्थिति देखिए, इस गांव की हालत क्या है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये व्यक्ति जो है वो बेसुध पड़ा है, राजकुमार मीणा, क्योंकि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, डिप्रेशन में है। 4 दिन से पूरे परिवार ने खाया पिया कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आसपास के गाँव से यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं। पूरा परिवार दुख दर्द में है। कोई इस संवेदना को समझ सकता है क्या? सरकार की तरफ से कोई कुछ आएगा? अभी भी यहाँ पर कोई नहीं आया है। नेता तो छोड़िए, प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं आया, कोई भी नहीं आया। माँ जी यहाँ पर जी नहीं है, कोई नहीं आया। अच्छा आप ही बताइए कि लाठी क्यों आप लोगों के ऊपर चलाई वहाँ पर? देखे जो महिलाएं हैं वो गुस्से में थी। 3 दिन से इन बच्चों की माँ थी जो वहाँ शव पड़ा था, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए महिलाएं से मिलना चाहती थी तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। तो ये बताइए, हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं, प्रशासन से यह सवाल करना चाहते हैं कि जो वर्दी दी है वो हमारी सुरक्षा के लिए दी है, फिर या हम जो सही के लिए आवाज उठाते हैं उसे दबाने के लिए दी है। आगे बढ़ने से पहले पूरा मामला समझ लीजिए। 25 साल की रचना 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। शुक्रवार 9 अक्टूबर को वो रेगुलर चेकअप के लिए रामपुरा प्राइमरी अस्पताल आई तो डॉक्टर भीमराज ने चेकअप करके सब ओके बताया। घर पहुंचते ही रचना को लेबर पेन शुरू हो गया। रचना का पति राजू मीणा उसे वापस अस्पताल लेकर आया। अस्पताल में डॉक्टर भीमराज ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मुंह और कान से खून बहने लगा। मामला बिगड़ता देख डॉक्टर वहां से भागने लगा। राजू मीणा के परिवार वालों ने डॉक्टर को पकड़ लिया। मतलब इंजेक्शन देने के बाद में वो खून निकलने लगे। और फिर आएगा तब कैमरा कनेक्ट करूंगा। खून निकलने लगा, फिर हाथों हाथ से बोलो हमने रेफर कर दिया। डॉक्टर भागने लगा कि ये राजकुमार था तो आगे उसकी गाड़ी के मतलब दीवार फांद के मतलब आगे गिर गया। नहीं तो क्या रेफर कहाँ? राजगढ़ किया था, राजगढ़ में रेफर किया। उसके बाद वो डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर भाग गया, फरार हो गया अपनी गाड़ी लेके। तो क्या उसने गलत इंजेक्शन दिया था? हाँ, गलत इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद महिला के यानी रचना जो मृतका है उसके कान से और नाक से खून निकलने लगा। जब स्थिति इस तरीके से बिगड़ने लगी तो वो डॉक्टर, जैसा कि लोगों का कहना है, कि वो यहाँ से भागने लगा। जब उससे सवाल जवाब किया जाने लगा, उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो डॉक्टर दीवार फांद कर भाग गया और उसके बाद उसको राजगढ़ ले जाने के लिए कह दिया गया। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखिए, जब वहां पर किसी तरीके से राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर गए भी तो कोई एंटरटेन करने वाला नहीं था, क्योंकि केस इतना क्रिटिकल हो चुका था, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। और ऐसी स्थिति में उस गर्भवती महिला की मौत हो गई। रचना की मौत के तुरंत बाद ही चुरू के रामपुरा में तनाव शुरू होने लगा। शनिवार 10 अक्टूबर की सुबह से ही स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। जल्द ही इस धरने में स्थानीय नेता भी शामिल हो गए। ये आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमसे बात करनी है तो जिला कलेक्टर एसपी बात करें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नादरशाही
72 घंटे यहाँ एक अबला की जिसके पेट में 8.5 महीने का गर्भ हो, उसकी लाश पड़ी हो और प्रशासन वार्ता नहीं करे। धरने पर बैठे परिवार की मांग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सरकार लापता रही। नेता या किसी सीनियर अफसर की जगह राजस्थान सरकार ने चुरू के रामपुरा में पुलिस भेज दी। पुलिस ने आदत के मुताबिक लाठी भांजी, जिसके कारण बवाल हो गया। हमारे उन्होंने लाठीचार्ज किया। हमने हमारी महिलाओं की रक्षा करने के लिए हमें बचाया, खाली महिलाओं को। ना हमने किसी राज्य सरकार पे, ना किसी पुलिस वाले, हमने कोई पथराव, कोई लाठीचार्ज की। सिर्फ हमने हमारी महिलाओं को, उनकी इज्जत को बचाया खाली। राजगढ़ से कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया भी चुरू के रामपुरा पहुंची। पूनिया के जाने पर हालात और बिगड़ गए। रचना मीणा है, इन्होंने विधायिका को चुनाव के अंदर अपनी बहन मान के चुनरी उड़ाई थी। रात को 12 बजे बहन माना था। विधायक कृष्णा पूनिया बहन मान माला पलाई थी कि आप मेरी बहन हो, और इनका तन मन साथ दिया। उस बहन के इंसाफ के लिए विधायक को मात्र 32 किलोमीटर आने के लिए 72 घंटे लगे। कारण क्या, इतना लंबा रोड कैसे हो गया? इतनी दूरी जनता के साथ इतनी दूरी कैसे होगी सरकार की? हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार के साथ दोबारा बातचीत की, जिसमें अंतिम संस्कार करने पर सहमति बनी। पीड़ित परिवार की मांग और सरकार के वादे पर गौर कीजिए। 10 लाख मुआवजे की मांग, 7 लाख की मदद मिलेगी। दोषी स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। सरकार ने रामपुरा अस्पताल से हटाया। डॉक्टर भीमराज पर केस की मांग, जांच के बाद एक्शन का वादा। अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजाम हो, मांग मानने का आश्वासन। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, जिला प्रशासन ने मांग मान। वहाँ के सारे स्टाफ को हमने हटा के दूसरा स्टाफ वहाँ लगा दिया है, और इसके अलावा जो अभी जो मांग की जा रही है मुआवजे की, तो मुआवजा जो भी नियमानुसार इस केस में एक्सीडेंटल डेथ में मुआवजा मिलता है। इस केस में मुआवजे का जो प्रकरण है वो हम राज्य सरकार को भेजेंगे। राजकुमार मीणा, उनके जो पति हैं, वो बेसुध होकर यहाँ पर लेटे हुए हैं, अस्वस्थ हैं। घर की माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि खेतीबाड़ी करके ही घर बार अपना चलाते हैं ये। आसपास के गांव के लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग मिला है, लेकिन जब ये अपनी मांग करने गए, जब ये न्याय लेने के लिए जब सरकार से गुहार लगा रहे थे, तो घर की महिलाओं और उन पर लाठियाँ चलाई गई, क्योंकि इनके नेता यहाँ पर आए नहीं। जवाब किससे मांगे, जवाब मिले भी क्या, और मिले तो सिर्फ मुआवजा, वो भी किसी काम का नहीं। एक डॉक्टर की लापरवाही से 2 मौतें हुई। 8.5 महीने की प्रेग्नेंट रचना के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई। उसके बाद सरकारी स्तर पर लापरवाही होती रही। चुरू की घटना से यही पता चलता है कि गहलोत सरकार ने करौली कांड से कोई सबक नहीं। हैवानियत की बहुत ही डराने वाली तस्वीर आई है जबलपुर से, जरूर देखिए इस ब्रेक के बाद।